तो देखो अभी हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करेंगे। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, हम लोगों ने देखा है कि आप अगर स्विमिंग पूल में जाते हो, नदी में जाते हो, तो स्विमिंग पूल या नदी में कोई पत्थर गिरा है, चमकीला पत्थर है, कोई कॉइन गिरा है, तो उसको उठाने गए, तो हम लोग जितना अंदर हाथ डाल के उसको उठाने जाते हैं वहाँ पर वो मिलता नहीं है, उससे ज़्यादा गहरा होता है। ठीक है, मतलब पानी के अंदर जाने के बाद उसके अंदर कुछ तो उसकी जगह में जहाँ पर वो था वहाँ नहीं होके कहीं और मालूम पड़ता है। फिर आप लोगों ने देखा होगा छोटा सा नींबू है या बेर है, उसको आपने क्या किया, पानी में डाल दिया। पानी में डालने के बाद वो क्या साइज में बड़ा दिखता है कि नहीं दिखता है? तो वो क्यों दिखता है बड़ा, उसके पीछे भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फिनोमिना है। फिर यहाँ पे आप देख रहे हो ये पेंसिल है, पेंसिल जो है यहाँ से अंदर गई है, और एक्चुअल में पानी के अंदर भी ये ऐसे ही अंदर गई है, पर पानी के अंदर जाके इसने अपना डायरेक्शन यहाँ पे क्या किया, चेंज कर लिया। पेंसिल अपना डायरेक्शन चेंज कर सकती है क्या खुद? नहीं, पर अंदर जो लाइट गई है ना उसने अपना डायरेक्शन चेंज किया, और उस पर जो लाइट रख के रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आ रही है उसके वजह से हमको यहाँ पर ये पेंसिल का डायरेक्शन चेंज होके दिख रहा है। एक्चुअल में डायरेक्शन किसने चेंज किया? एक्चुअल में डायरेक्शन चेंज किया लाइट ने। ठीक है, तो अभी हमको ये ऐसा क्यों दिखा, हमको कोई भी चीज दिखती क्यों है? हमको कोई भी चीज दिखती इसलिए क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो एक होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दूसरा होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये चैप्टर पूरा रिफ्रैक्शन के बारे में है, पर हमको थोड़ा सा रिफ्लेक्शन क्यों मालूम होना चाहिए, क्योंकि रिफ्लेक्शन से हमको ये मालूम पड़ता है कि हमको कोई भी चीज दिखती कैसी है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होगा, जैसे अभी समझ लो आपने कहीं पर, जैसे अब यहाँ पर आप मेरे को देख रहे हो, कैसे देख पा रहे हो? ट्यूबलाइट या बाकी जो लाइटें हैं या थोड़ी बहुत सनलाइट जो अंदर आ रही है वो यहाँ पर आकर मेरे चेहरे पे लग रही है। चेहरे पे लगने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हर एक छोटी छोटी जगह से वो रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट, और रिफ्लेक्ट होकर आपके आंख में जा रही है। उसके बाद आपको क्या होता है, वो चीज़ दिखाई पड़ती है, कोई भी चीज़ दिखाई पड़ती है। और कोई भी चीज़ का रिफ्रैक्शन कैसे मालूम पड़ता है कि रे ऑफ लाइट समझो यहाँ से ऐसे आ रही है, और पानी में जाने के बाद में लाइट अगर अपना डायरेक्शन चेंज कर दे, इफ इट बेंड्स इटसेल्फ, क्या होता है, लाइट चेंजेस डायरेक्शन बाय बेंडिंग, वो अपने आप को क्या करती है, बेंड करती है और डायरेक्शन चेंज करती है। इसके बाद में हमको जो यहाँ पे दिखाई देता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट चेंजेस इट्स मीडियम। एक मीडियम से लाइट जब दूसरे मीडियम में जाती है, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के बाद लाइट क्या करती है, अपना डायरेक्शन चेंज करती है। तो डायरेक्शन के लाइट के इस डायरेक्शन को चेंज करने को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो अब क्या ऐसा हुआ, लाइट जो है यहाँ पर हवा में जब चल रही है तो लाइट का स्पीड जो होता है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। कितना? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या हम उसको बोलेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर मतलब 3 × 10⁵। ठीक है, अब किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट किया तो 1000 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो और इंटू 10⁻³ करेंगे तो क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये 5 + 3, तो अब यहां पर इसका स्पीड कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यहां से जैसे ये किसमें घुसता है, पानी में, तो पानी में जाने के बाद, नहीं ग्लास नहीं, पानी, तो पानी के अंदर गया तो हमको यहां पर क्या दिखाई देगा, यहां इसका मीडियम चेंज हो गया, और मीडियम यहां पर 3, यहां पर इसकी स्पीड भी चेंज हो जाती है, तो ऑलमोस्ट 1 लाख से कम हो जाती है। 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड हो जाती है। इसकी स्पीड कम हो गई, और इसने क्या किया, डेंस मीडियम, ये मीडियम कैसा है, पानी थिक है ना, डेंस है ना इन कंपैरिजन टू एयर। तो एयर में क्या है, एयर में आपको क्या मिलता है, मीडियम हल्का है, हवा है, ठीक है, या फिर कोई गैस है, तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर है। पर यहाँ पर पानी में गए तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास हैं। जब इसके अंदर आप क्या करते हो, इसके अंदर पेंसिल डालते हो, इसके अंदर नींबू डालते हो, या इसके अंदर पेड़ डालते हो, या इसके अंदर कॉइन डालते हो, तो इसके ऊपर गिरने वाली लाइट अंदर जाने के बाद अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है, और उसकी स्पीड भी कम हो जाती है। इस वजह से आपको क्या मिलता है, आपको चेंज मिलता है, और इस चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ। चलो स्लाइड आगे लेके चलो।
तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एग्जैक्टली होती कैसे, ठीक है। तो अब ये ग्लास स्लैब है, इसको क्या बोले, ग्लास स्लैब मतलब ऐसा समझो ग्लास का एक कंपोस्ट बॉक्स के जैसा है, ठीक है, छोटा कंपोस्ट बॉक्स, साइज ये है, रेक्टेंगुलर शेप है और पूरा ग्लास का बना है, पूरा ट्रांसपेरेंट है। अब इसके अंदर हम लोग लाइट पास करके देखते हैं। हम ग्लास स्लैब लाके कभी आपको मैं इसको प्रैक्टिकल भी हुआ तो मैं करा के आपको दिखाऊंगा। तो अब इधर क्या है, ये आपका क्या है, एयर है, ऊपर वाला मीडियम, ग्लास के बाहर वाला क्या है, पूरा एयर है ना, और ये क्या है, पूरा ग्लास है, ठीक है। तो यहां से हम लाइट, हमें समझे यहां से लाइट एंटर हो रही है, ये जो रे होती है ना, ये इसको 90 डिग्री सरफेस, इसको पीक्यू को जो 90 डिग्री बना रही है। अब पीक्यू क्या है, पीक्यू एयर का और ग्लास का बीच का इंटरफेस है। इंटरफेस किसको बोलते हैं, कोई भी चीज का जो हमारे सामने आता है, जैसे कंप्यूटर का हमारे सामने क्या आता है, उसका स्क्रीन हमारे सामने आता है, तो जो स्क्रीन हमारे सामने आएगा उसको हम बोलते हैं इंटरफेस। यानी दोनों जो मीडियम है, ये दोनों के मीडियम में जो सामने है बॉर्डर, वो है आपका इंटरफेस। तो ये जो इंटरफेस है, इंटरफेस को परपेंडिकुलर लाइन जो रहती है वो नॉर्मल है, ये हम इमेजिन करके बनाते हैं, ठीक है। नॉर्मल यानी ये इसको पीक्यू को परपेंडिकुलर लाइन, इसको हम नॉर्मल बोलते हैं। इस रे को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल रे, ठीक है। अब यहां से जो रे ऑफ लाइट आई उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एंगल बनाती है, क्या करती है, इंसिडेंट एंगल बनाती है आई। तो इंसिडेंट एंगल आई उसने बनाया, उसके बाद में रे ऑफ लाइट हिसाब से जो डॉटेड लाइन है, वो डॉटेड लाइन को पकड़ के सीधे आगे जानी चाहिए, स्ट्रेट डॉटेड लाइन को पकड़ के आगे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। पर यहां पर क्या होता है, देखो उसने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। अब उसका जो नॉर्मल से एंगल बचा, नॉर्मल से उसका एंगल है ना ये, तो नॉर्मल से जो एंगल है इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये तुमको नहीं है लेकिन खाली सुन लो सुनने के लिए, यहां से लाइट जितने से बेंड हुई ना, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिविएशन। तो ये इतने से लाइट डिविएट हो गई, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिविएशन। और ये जो आपको मिला इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ये एंगल ऑफ डिविएशन है, याद करना है तो कर सकते हो। तो अब क्योंकि इसका मीडियम चेंज हो गया तो इसका डायरेक्शन घूम गया। अब इसका डायरेक्शन किस तरफ घूमेगा, उस तरफ भी घूम सकता था। ये अगर डॉटेड लाइन है तो डॉटेड लाइन की उस साइड भी जा सकती थी ना, पर डॉटेड लाइन की इसी तरफ क्यों आई। तो जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से, रेयर मतलब हल्का मीडियम, रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में आती है, मतलब ये ग्लास समझ लो, तो रेयर से डेंस मीडियम में जब आती है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्या होता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है रे ऑफ लाइट। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, रे ऑफ लाइट क्या हो गई, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। तो अगर रे ऑफ लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। और बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल आपको क्या करेगा, इस एंगल को छोटा करेगा। तो रे ऑफ लाइट जब भी डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में, सॉरी रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में आती है, यानी हल्के मीडियम से ऐसे डेंस मीडियम में आती है, जैसे ग्लास हो गया, अगर उसके अंदर गई तो वो क्या करेगी, ये जो नॉर्मल है ना उसके तरफ बेंड होगी, ये उसके तरफ घूम गई ना, डॉटेड लाइन इस तरफ घूम गई कि नहीं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल के तरफ क्या होता है, वो बेंड होता है, नॉर्मल की तरफ क्या होगा, बेंड। क्लियर हो गया। अब रे ऑफ लाइट, क्योंकि अब यहां से यहां तक पूरा ग्लास में मीडियम सेम है, तो रे ऑफ लाइट कैसे जाती है इसके अंदर, स्ट्रेट। कैसे जाती है, स्ट्रेट। अब वापस से उसको अगला मीडियम में जाना है, तो अगले मीडियम में जाना है तो यहां पर वापस से वो नॉर्मल रहेगा, जहां पर वो स्ट्राइक करेगी वहां पर हम सीधे लाइन बनाएंगे और वो सीधी लाइन क्या होगी, नॉर्मल। अब डेंस मीडियम से लाइट किधर जाने वाली है, वापस रेयर मीडियम में। डेंस से कहां जाने वाली है, रेयर मीडियम। तो रेयर मीडियम में जाने पर क्या होता है, उसको ऐसे जाना चाहिए था, अब वो ऐसे नहीं जाकर उस तरफ बेंड हो गई, ठीक है। तो जब डेंस से
यानी कड़क मीडियम से हल्के मीडियम में जाएगी, डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में। इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से किस तरफ जाएगी वो, उस तरफ, दूर जाएगी नॉर्मल से, तो गई ना उस तरफ। अब यहां पर ये बाहर निकली, इस तरफ घूम गई ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जैसे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा। क्या होगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस। और ऐसे केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, क्योंकि जहां से निकली रे ऑफ लाइट उसी मीडियम में वापस आ गई ना, यस और नो। तो जिस मीडियम से आई उसी मीडियम में वापस चली गई। तो आपको क्या मिलेगा, जितना आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा उतना आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी उसी के हिसाब से चेंज हो जाता है। ठीक है, आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे और आपको रे ऑफ लाइट क्या मिलेगी, बेंड होके मिलेगी। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ये एंगल ऑफ इमर्जेंस। एक्चुअली ये लाइट को देखो ऐसा पूरा सीधा निकलना था, पर लाइट यहां पर बेंड हुई, फिर यहां पर बेंड हुई, और उसका रिजल्ट क्या हुआ, रे ऑफ लाइट देखो इतना दूर है, तो ये पूरा क्या है, एंगल ऑफ डिविएशन। क्या है, मतलब इतने से लाइट क्या हुई, बेंड हुई। यहां पर लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यहां पर 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और यहां पर वापस 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यानी अंदर जाने के बाद, ग्लास में जाने के बाद इसका स्पीड क्या हो गया, कम हो गया। अब ये क्यों कम हो गया, क्योंकि अंदर का मीडियम डेंस था, कड़क था, उसने उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया। ठीक है, सो दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अब यहां से रे ऑफ लाइट आई, आने के बाद में अपना डायरेक्शन क्या करती है, चेंज करके एक साइड से दूसरे साइड जाती है। ठीक है, क्लियर है ये, कोई डाउट है इसमें किसी को? तो अभी चलो नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे इस पर हम लोग क्या है, ये छोटा छोटा एमसीक्यूज है, इसको देख लो। तो ये क्या बोलता है, लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हेन इट्स गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जब आपका रे ऑफ लाइट डायरेक्शन चेंज करेगा, इट बेंड्स, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। मीडियम का प्लूरल होता है मीडिया, मीडियम का प्लूरल क्या होता है, मीडिया। तो यहां पर वो क्या कर रहा है, अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो आपका वेलोसिटी, यहां पर डायरेक्शन चेंज हुआ, वेलोसिटी भी चेंज हुई। अब ये क्या पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स अनचेंज्ड इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का होने का रीजन है एक, कि उसका मीडियम चेंज हुआ, मीडियम चेंज होने के साथ साथ में उसका स्पीड भी क्या होता है, चेंज होता है। तो स्पीड ऑफ लाइट का सिंबल होता है सी, स्पीड ऑफ लाइट का सिंबल क्या है, सी। और ये किसकी बनती है, दो चीजों की, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। किसकी बनती है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। अब तो आपको इधर क्या मिलेगा, यहां पर ये जो वेव है, ये वेव ऐसे बन के ऐसे ऐसे चलती है। ठीक है, तो अभी देखो, आप जब चलते हो तो आपके चलने की स्पीड किस पे डिसाइड होती है, कि आप कितना फटाफट स्टेप रख रहे हो, क्या कर रहे हो, कितना फटाफट स्टेप्स रख रहे हो। जितना फटाफट स्टेप रखोगे उतना चलने की स्पीड क्या है, ज्यादा है। दूसरा, आप एक स्टेप में कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो, जितना बड़ा बड़ा डिस्टेंस कवर करोगे उतना आपको क्या मिलेगा, उतना आपकी स्पीड क्या है, ज्यादा है। तो आपको क्या मिलता है कि आपके जो चलने की स्पीड है वो किस पे डिपेंड करती है, एक डिपेंड करती है आपकी फ्रीक्वेंसी और एक आपका वेवलेंथ बोलते हैं। लेकिन अगर इसको हम अपने चलने से कंपेयर करें तो उस तरह समझो कि ये एक स्टेप। ठीक है, वेवलेंथ का मतलब होता है एक वेव जब बन के आगे जाती है तो कितना लेंथ कवर करती है। तो एक वेव जब बन के आगे जाती है तो इतना लेंथ कवर करती है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेव लेंथ। क्या बोलते हैं इसको, तो वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ है वेव का लेंथ, एक वेव का। समझ में आई बात? तो दो बात पर लाइट की स्पीड डिपेंड करेगी, एक कितनी फटाफट वेव बन रही है, कितनी और एक वेव में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है। अगर वो एक वेव में ऐसे छोटा छोटा डिस्टेंस कवर करेगी तो उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी।
और अगर वो ऐसा बड़ा बड़ा डिस्टेंस कवर करेगी तो उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अब हम क्या देखते हैं कि एक मीडियम से लाइट जब दूसरे मीडियम में जाती है, एक मीडियम से लाइट क्या होती है, दूसरे मीडियम में जाती है, तो जाने पे उसका स्पीड कम होती है और ज्यादा होती है। अगर वो डेंस मीडियम में गई तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रेयर मीडियम में गई तो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे। तो अभी समझो आपका फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और वेवलेंथ, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको क्या मिलता है, स्पीड ऑफ लाइट। क्या मिलती है आपको, स्पीड ऑफ लाइट। तो ये क्वेश्चन आपको क्या पूछता है कि जब आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हो तो अगर उसकी स्पीड चेंज हो रही है तो ये दोनों चेंज होना चाहिए लॉजिकली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि आपका कौन सा इसमें ऐसी चीज है जो चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो क्या चेंज नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी। क्या चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी। खाली उसका क्या चेंज होता है, वेवलेंथ। यानी अगर आप इसको आपके चलने से कंपेयर करो तो आप स्टेप्स किस स्पीड में रख रहे हो वो चेंज होने वाला नहीं है, पर आप स्टेप लंबा रख रहे हो या छोटा छोटा स्टेप रख रहे हो। तो लाइट को अगर हम अपने चलने से कंपेयर करें, लाइट की स्पीड को अपने चलने से कंपेयर करें, तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो दूसरे मीडियम में जाने के बाद में उसका वेवलेंथ यानी एक स्टेप जो वो रख रही है वो स्टेप छोटा छोटा हो जाता है, पर उसके स्टेप रखने की स्पीड जो है यानी वेव बनने की जो स्पीड है वो चेंज होती नहीं है। तो आपको क्या मिलेगा कि अब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे दो बातें होती हैं। आपकी पहली बात तो स्पीड चेंज होगी और दूसरा डायरेक्शन बेंड होगा। तो यहां पर उसने क्या किया, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया तो स्पीड चेंज किस वजह से होगी, सिर्फ वेवलेंथ की वजह से। एक वेव जो बनती है वो वेव कैसे बनने लगती है, ऐसी इसके जैसी छोटी छोटी। जैसा मीडियम होगा वैसा उतनी छोटी वो वेव कर देगा, ठीक है, और उसी हिसाब से लाइट का स्पीड चेंज हो जाएगा और उसका डायरेक्शन भी बेंड हो जाएगा। अब चलो पीछे वाले डायग्राम में वापस चलो। तो अगर आप यहां पे कोई भी एंगल बना के आते हो तभी आपको रिफ्रैक्शन मिलेगा। अगर आपका इनकमिंग एंगल ही नहीं है, मतलब आई अगर 0 है तो आपको आर मिलने वाला नहीं है। क्या, अगर आपका आई क्या है, 0 है, तो आर भी क्या रहेगा, 0। तो आपका रे ऑफ लाइट आना कैसे चाहिए, कुछ ना कुछ एंगल बना के आना चाहिए। अगर वो नॉर्मल के ऊपर से आया ऐसे, मतलब आपका एंगल ये कितना हो गया, 0 ना। जैसा नॉर्मल है वैसे रे ऑफ लाइट भी आ रही है तो एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा, 0 ही होगा। समझ में आई बात। तो अगर आपको रिफ्रैक्शन चाहिए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी होना चाहिए। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है तो देयर विल बी नो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन एनी कंडीशन। गॉट माय पॉइंट, क्लियर है। तो ये हो गया आपका इसका स्टार्ट। चलो आगे, अभी और आगे चलो। हाँ, तो अब ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन गिवन बाय साइंटिस्ट स्नेल। साइंटिस्ट स्नेल ने क्या दिया था, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कि ये लाइट अगर आपकी रिफ्रैक्ट हो रही है तो रिफ्रैक्शन कैसे होगा, उसके रूल क्या हैं, तो उसको हम यहां पे अभी देखते हैं। तो अभी देखो क्या हुआ, यहां पे ये रे ऑफ लाइट आई। रे ऑफ लाइट आने के बाद में यहां पर ये नॉर्मल है, क्या है ये नॉर्मल है। यहां से रे ऑफ लाइट आई, ये क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर आया। अब रे ऑफ लाइट किधर गई, ग्लास स्लैब में। ग्लास स्लैब क्या है, थिक है, डेंस है, उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत पास पास में है। उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्या है, बहुत पास पास में है। तो रिजल्ट क्या होता है, पास पास में होने की वजह से जब रे ऑफ लाइट इधर आएगी तो रे ऑफ लाइट यहां पे क्या हो जाएगी, इट विल बेंड टुवर्ड्स द, इस तरफ आ गई ना, नहीं तो ये कैसे जाती, ऐसे जाती, ऐसे नहीं जाके रे ऑफ लाइट इधर क्या हो गई, बेंड हो गई। तो बेंड हो गई तो हम क्या बोलेंगे, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल।
नॉर्मल की तरफ ये बेंड हो गई। अब यहां से ये रे ऑफ लाइट गई। अब ये जो आपने देखा, इसके ऊपर साइंटिस्ट स्नेल ने कुछ लॉस बनाए। वो लॉस क्या है? वो क्या बोलता है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल एंड ऑल द थ्री लाई इन द सेम प्लेन। तो यहां तक जो बोला वो बहुत सिंपल है समझने में। क्या है? ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, और ये नॉर्मल के दोनों हमेशा ऑपोजिट साइड में रहती है। इस साइड में इंसिडेंट रे, उस साइड में रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, तो दोनों का साइड क्या हो गया? ऑपोजिट। यहां तक बात क्लियर है। अब ये क्या है? एंड ऑल द थ्री लाई इन द सेम प्लेन। वो तीनों सेम प्लेन में रहते हैं। तो तीनों सेम प्लेन में रहते हैं, इसका मतलब क्या है? पहले हम समझेंगे प्लेन क्या है। ठीक है, तो प्लेन का मतलब होता है, आपने ग्राफ पढ़ा है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम, हाँ या नहीं? तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर कोई चीज ऐसी पड़ी है समझो, ठीक है, तो इसके अंदर ये रेक्टेंगल शेप है, आप इसको सर्कल भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। इसके अंदर का कोई भी पॉइंट पकड़ लो या इसके बॉर्डर का कोई भी पॉइंट पकड़ लो, वो पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए, इसमें से किसी भी पॉइंट को इंडिकेट करना है। क्या करना है? उसकी इंडिकेट करना है, मतलब क्या करना है? उसका पोजीशन बताना है। क्या करना है? उसका तो उसका पोजीशन बताने के लिए आपको क्या चाहिए? कोऑर्डिनेट चाहिए ना। ये क्या है? उसका कोऑर्डिनेट x, और इसका ये कोऑर्डिनेट क्या है? y। तो x और y दो कोऑर्डिनेट चाहिए। ये वापस से क्या है? ये x और ये भी क्या है? y। ऐसा होता है क्या कि मतलब अब इसमें से कोई भी पॉइंट ऐसा है क्या जिसको इंडिकेट करने के लिए आपको कोई थर्ड डायमेंशन चाहिए, थर्ड एक्सिस चाहिए? थर्ड एक्सिस क्या होता है मालूम है? ये ऐसा अगर बोर्ड से बाहर निकलेगा तो इसको प्लस जेड बोलते हैं, और बोर्ड के अंदर जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं? माइनस जेड। आपने ऐसी मूवीज देखी है ना जिसमें शेर ऐसा जंप मारता है तो आपको लगता है सही में स्क्रीन से निकल के जंप मार रहा है, और ऐसा लगता है ना कोई जा रहा है पीछे तो सही में पीछे जा रहा है। उसको बोलते हैं 3D मूवीज, 3 डायमेंशन। क्या बोलते हैं? जो आपका स्क्रीन रहता है वो कैसा होता है? 2 डायमेंशन। उसमें चीजें आपको क्या दिखती है? आगे पीछे जाती हुई दिखती है, पर ऐसा कुछ नहीं दिखता कि हमारे मुंह पे आ रहा है। तो आप 3D चश्मा पहन लो या फिर आपकी मूवी वो 3D है तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई चीज उसमें से आपके ऊपर आ रही है और पीछे जा रही है। तो यहां पर ये सब कुछ कैसा है? 2D है। 2D है मतलब क्या है? 2 डायमेंशन। यहां पे थर्ड डायमेंशन यानी ऐसा, ये प्लस जेड और इस साइड पीछे आएगा माइनस जेड। ठीक है, तो इसमें कोई प्लस जेड या माइनस जेड नहीं है। आपको ये सबके किसी भी पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट चाहिए। ये 2 कोऑर्डिनेट से आपको आराम से मालूम पड़ जाता है, थर्ड कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं पड़ती है। बराबर है? तो अब ये जो लाइट आई ना, ये लाइट के बारे में साइंटिस्ट स्नेल का क्या बोलना है कि इंसिडेंट रे पकड़ लो, नॉर्मल पकड़ लो, रिफ्लेक्टेड पकड़ लो, ये सबको अगर हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डाल दिया, किस पे डाल दिया? तो कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डालने के बाद में इसमें से कोई भी पॉइंट पकड़ो, क्या पकड़ो? कोई भी रेखा, कोई भी पॉइंट पकड़ो, उसको एक्स वाई ऐसे 2 कोऑर्डिनेट से बता सकते हो। कोई थर्ड कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती, ठीक है, कोई भी थर्ड कोऑर्डिनेट का जरूरत पड़ता तो आपको क्या मिलेगा? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल, एंड आपको दूसरा क्या मिलता है? रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे। सबको इंडिकेट करने के लिए जेड एक्सिस का जरूरत। मतलब ये हुआ कि ये रे ऑफ लाइट ऐसा आएगी और ये ऐसा बेंड करेगी। क्या करेगी? ऐसा बेंड करेगी। और अगर ऐसा आई इधर तो ऐसा बेंड करेगी। ये बिल्कुल भी ऐसा आने के बाद ऐसा बेंड नहीं करने वाली। बात समझ में आया क्या? ये ऐसा बेंड नहीं करेगी, और अंदर गई ना इधर तो ऐसा बेंड नहीं करेगी। बिल्कुल भी ये ऐसा बेंड करने वाली नहीं, अंदर नहीं जाएगी और ऐसा बाहर नहीं निकलेगी। जो भी बेंड होगी वो इस साइड में बेंड होगी या तो फिर इस साइड बेंड होगी। मतलब एक्स वाई में ही रहने वाली है, जेड में होने वाली नहीं है। ठीक है, अब इसको देखो, इसका सेकंड लॉ क्या बोलता है? सेकंड लॉ बोलता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस
साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लो और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अभी आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा मैथ्स में, शुरू हुआ आपको, तो ट्रिग्नोमेट्री में साइन आपने पढ़ा है ना, तो साइन आई बाय साइन आर, यानी इस एंगल का साइन वैल्यू निकालो और इसका आर का भी साइन वैल्यू निकालो, ये दोनों का रेशो लो। क्या करो? अब देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा है। अगर रे ऑफ लाइट ग्लास से बाहर निकल के एयर में गई तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा होगा। देखो ये रे ऑफ लाइट कंटिन्यू करो, ऐसे आई, इधर आई, ठीक है, इधर डायग्राम बनाए। अब क्या होगा, ये रे ऑफ लाइट ऐसा बेंड होकर इधर जाएगी ना, तो ये अब क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ठीक है। और अगर आप देखो अल्टरनेट एंगल बन रहा है ना ये, तो ये भी एंगल क्या होगा, आर, और ये एंगल क्या होगा, इस इंसिडेंस एंगल के जैसा, ठीक है, जैसा क्या सेम ही होगा। तो ये बड़ा है, ये छोटा है, और जब ऐसे रे ऑफ लाइट इधर कंटिन्यू करेगी तो ये छोटा होगा और ये क्या होगा, बड़ा होगा, यानी दोनों में फर्क है ना, यस और नो? अब मुझको बताओ कि अगर आप यहां पर साइन 30, साइन का एंगल उधर का आई का वैल्यू 30 डिग्री है, कितना है 30, और ये कितना है साइन आर, तो ये समझो छोटा हो गया, तो कितना हो जाएगा 20 डिग्री। तो साइन 30 अपॉन साइन 20 निकाला आपने, ठीक है। एक बार आपने एंगल 30 डिग्री रखा और यहां पर आपको 20 बन के मिला। अब दोनों का आप रेशो निकालते हो, साइन 30 हाफ होता है, साइन 20 भी आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगी, वो दोनों का आपने क्या किया, रेशो निकाला, आपके पास कुछ आंसर आएगा। समझो आपके पास ये बड़ा है ये छोटा है, तो आंसर कितना आया, 2 आया, कितना आया 2। तो 2 कैसे आएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है तो ये 15 होना चाहिए, तभी आंसर कितना आएगा, अदरवाइज आएगा क्या, नहीं। अब आप क्या करते हो, बोलते हो मैं एंगल चेंज कर दूंगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या करूंगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपने क्या किया, चेंज करके आपने इसको कितना कर दिया, 60 डिग्री, कितना कर दिया 60। तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ध्यान से समझना इस लाइन को, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस अपने आप को ऐसा बदलेगा कि आंसर 2 ही आना चाहिए, तो बदल के कितना कर देगा 30। समझ में आई बात? तभी ये क्या रहेगा, कांस्टेंट। वो कहने का मतलब क्या है, चलो एक और नंबर लेके पहले देखते हैं। अगर समझो आपने एंगल यहां पर ले लिया 70 डिग्री, तो ये अपने आप को ऐसा एडजस्ट करेगा कि हो जाएगा 35 डिग्री, तो आंसर कितना आएगा 2। यानी ये आंसर हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर आप यहां पर एयर रख रहे हो और यहां पे ग्लास रख रहे हो, ये दोनों को आपने हटाकर चेंज नहीं किया, अगर ये दोनों को आप सेम रख रहे हो तो आपको क्या मिलने वाला है, आंसर हमेशा 2 ही रहेगा। आंसर क्या रहेगा, हमेशा 2 ही। तो आप क्या करोगे, इधर ये एंगल बढ़ा दो तो ये अपने आप को एडजस्ट करके क्या कर देगा, उसके हिसाब से एडजस्ट करके आपको आंसर सेम लाके देगा। बात समझ में आ रही है? तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसके हिसाब से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अपने आप को एडजस्ट करके हमेशा यहां पर एक फिक्स आंसर लाके देगा। कब तक लाके देगा, जब तक आपका एयर और ये ग्लास, ये दोनों जो मीडियम है वही मीडियम रहना चाहिए। अगर आपने वहां पर ग्लास की जगह कुछ और ले लिया, ऐसे पानी ले लिया, तो फिर ये आंसर सेम नहीं रहेगा, कुछ और हो जाएगा, पर जो बनेगा वो वही रहेगा। मतलब समझो आपने इधर पानी ले लिया, ठीक है, तो ये आंसर कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब ये हर बार एंगल चेंज करने पर 3 ही आएगा, हर बार एंगल चेंज करने पे क्या आएगा, 3 रहेगा। मतलब आप अगर समझो यहां पे एयर और ग्लास ले रहे हो तो उसका आंसर 2 आ रहा है, तो 2 ही रहेगा। अब आपने क्या किया, एयर और वाटर ले लिया, उसका आंसर 3 आ रहा है, तो आप कितना भी एंगल चेंज करो आंसर 3 ही रहेगा। अब आपने यहां पर क्या ले लिया, ग्लास की जगह केरोसिन ले लो, तो केरोसिन ले लिया, अब आपका एंगल 2.5 आ रहा है, आंसर कितना आ रहा है
तो अब आप कितना भी एंगल चेंज करो हमेशा आंसर क्या रहेगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। द कांस्टेंट को नाम क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको क्या बोलते हैं, ये लाइट को कितने से रिफ्रैक्ट यानी बेंड करेगा। अगर ये दोनों आप पेयर लेते हो, द पेयर ऑफ व्हाट, द पेयर ऑफ एयर एंड ग्लास, द पेयर ऑफ एयर एंड ग्लास चेंजेस द डायरेक्शन एंड इट इज इंडिकेटेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किससे इंडिकेट करते हैं, अब डायरेक्शन किसने चेंज किया, सेकेंड मीडियम ने, किससे, तो द लैंग्वेज दैट यू विल यूज इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ध्यान दो सब लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम टू फर्स्ट मीडियम। मतलब चेंज किसने किया, सेकेंड मीडियम में ना, तो आप बोलोगे क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, तो सेकेंड मीडियम यहां पे ग्लास है, तो आप बोलोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, और उसका सिंबल क्या रहेगा, एन, उसका सिंबल क्या रहेगा, तो आप क्या लिखोगे, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू एन, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू एन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में लगभग आता ही है। उठ के बंद कर दो। तो चलो अब आगे देखो, यहां पे ये रे डायग्राम, थोड़ा जूम करो इसको। अब यहाँ पे ये हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिफ्रैक्शन कैसे होता है ये दिखाया हुआ है, तो हमने वो बात पहले डिस्कस कर ली है, अब यहाँ पे वापस से तो हम लोग कर लेते हैं। तो अब ये केस क्या है कि जहाँ पे रे ऑफ लाइट रेरर मीडियम यानी एयर जैसी कोई मीडियम, रेरेस्ट मीडियम कौन सा होता है, सबसे हल्का मीडियम, तो सबसे हल्का मीडियम होता है एयर, उससे ज्यादा जितने भी मीडियम है सब उससे ज्यादा डेंस होते हैं। तो रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है, एयर से, किसमें जा रही है, डेंस मीडियम। डेंस मीडियम कौन सा, यहाँ पर ग्लास दिया हुआ है, तो रेयर से डेंस मीडियम आया, तो वहां पर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत पास हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन बहुत है, मॉलिक्यूल का ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, उस वजह से रे ऑफ लाइट यहाँ पे आती है, और यहाँ का जो मीडियम है वो क्या करता है, रे ऑफ लाइट को बेंड कर देता है। बेंड कहाँ पे करेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि यहाँ से हल्के मीडियम से किस में आ रहा है, डेंस मीडियम में, तो रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में आएगा तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। यहां पर आपको दिख रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, बड़ा है, तो आपको क्या मिलेगा, ये आपका फर्स्ट केस हो गया जिसमें रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से किसमें आ रही है, डेंस मीडियम में। नाउ सेकंड केस इज जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होगा, तो रे ऑफ लाइट जो है वो किधर आ रही है, रेयर मीडियम से, सॉरी डेंस मीडियम से आ रही है, और किस में जा रही है, रेयर मीडियम में, तो डेंस से आ रही है और किधर जा रही है, रेयर मीडियम, तो रे ऑफ लाइट किधर बेंड हो गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, किधर बेंड हो गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से क्या है, बड़ा है, क्या है, बड़ा है, क्लियर है। तो आपको यहाँ पर यह केस मिलता है। अब यहाँ पे क्या है कि रे ऑफ लाइट कैसे आ रही है, रे डेंस मीडियम दोनों है, पर रे ऑफ लाइट सीधे आ रही है, नॉर्मल को पकड़ के ऐसा नीचे आ रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ही नहीं। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं होता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी नहीं होता है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिलने के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जरूरी है। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑल्सो इक्वल टू 0। चलो आगे, तो अब इस पे ये एमसीक्यू देखो, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट रहता है। आप एंगल चेंज करते जाओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उसके हिसाब से क्या होगा, चेंज होगा, पर कंडीशन क्या है, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, जो आपने दो मीडियम लिए हैं वही मीडियम रखना है, मीडियम चेंज करना। अगर आप मीडियम सेम रखते हो तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये मिलेगा कि आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है
वो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये दोनों का रेशो, उसका जो आंसर है वो क्या रहेगा, सेम रहने वाला है, वो चेंज होता नहीं है, इट रिमेन्स एज इट इज। तो क्या मिलता है आपको, कांस्टेंट वैल्यू। नेक्स्ट क्या मिला, वही स्नेल्स लॉ यहां पे लिखा है, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। नेक्स्ट, तो इन गिवन डायग्राम यहां पे क्या है, कौन सा केस है, जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा, 0। और ऐसा कब होता है, रे ऑफ लाइट कहां से जाएगी, नॉर्मल के ऊपर से आएगी, स्ट्रेट, ठीक है, नॉर्मल पकड़ के आएगी, यानी ऐसे 90 डिग्री आएगी इंटरफेस को। चलो आगे नेक्स्ट। अब ये क्या है, अ रे ऑफ लाइट मेक्स एन एंगल 50 डिग्री विद द सरफेस S1 ऑफ द ग्लास, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज व्हाट। तो अब ये देखो हमको क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इन लोगों ने लैंग्वेज कैसे ट्विस्ट की है। तो अभी समझो यहां पर क्या है, ये आपका इंटरफेस है, ठीक है, ये आपका क्या है, नॉर्मल है, ये नॉर्मल, ये इंटरफेस, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट आ रही है और रे ऑफ लाइट ये क्या बोलता है, रे ऑफ लाइट एंगल बना रही है, किससे बना रही है, मेक्स 50 डिग्री एंगल विद द सरफेस ऑफ द ग्लास स्लैब, ये ग्लास स्लैब का सरफेस है यानी इंटरफेस, इससे एंगल कितना बना रही है, 50 डिग्री, कितना बना रही है, 50 डिग्री। और ये नॉर्मल यानी 90 डिग्री होता है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, 40 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 40 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आया, 40 डिग्री। समझ में आई बात। तो आपको ध्यान देना, ये 50 डिग्री बोल रहा है तो आप फटक से 50 मत बोल दो, आप देखो ये 50 डिग्री एंगल किससे बना रहा है, 50 डिग्री एंगल ये किससे बना रहा है, ग्लास स्लैब से यानी इंटरफेस से। तो अगर ये 50 है तो बचा हुआ कितना है, 40। अब क्या, अ लेजर बीम लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू सोप सोल्यूशन, सोप सोल्यूशन यानी आपने शैम्पू मिला दिया किसमें, पानी में, सोप सोल्यूशन में, उसके अंदर आपने क्या मारा, लेजर लाइट ऐसे मारी, ठीक है। तो अब आपकी रे ऑफ लाइट कहां से जा रही है, रेयर मीडियम से किसमें जा रही है, डेंस मीडियम में। तो कहां पे बेंड होगी, रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाएगी, तो कहां बेंड होती है रे ऑफ लाइट, तो आपको क्या मिलेगा, टुवर्ड्स द, और डेंस से रेयर में जाती है, अगर उसमें से निकलती तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। चलो आगे। अब यहां पे क्या है, ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड फॉलोइंग आंसर देना है। क्या करना है, यहाँ पे रे ऑफ लाइट आई डेंस मीडियम, रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में, एयर से ग्लास, तो प्रोसेस कौन सा है, रिफ्रैक्शन ऑफ, एंड स्टेट द टू लॉस रिलेटेड टू द प्रोसेस, कौन से दो लॉ हैं, ऑल रेज फॉल इन द सेम प्लेन, और फिर क्या है, स्नेल्स लॉ, ठीक है, सबके सब सेम प्लेन में। रे ऑफ लाइट ऐसे आई, ऐसे आने के बाद ऐसे बेंड हो गई, वो ऐसे बेंड हुई क्या, अंदर गई क्या, तो लाइज इन द सेम प्लेन। समझ में आई बात। चलो आगे। ठीक है, अब यहां पे हम लोग क्या देखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट विथ डिफरेंट मीडियम। आप क्या पकड़ोगे कि रे ऑफ लाइट कहां से आ रही है, एयर से, कहां से आ रही है, एयर से आ रही है, और हमेशा किस में जा रही है, ये अलग अलग मीडियम में जा रही है। तो अलग अलग मीडियम में ये वाटर, आइस, ग्राउंड ग्लास हम लोग पकड़ेंगे, ठीक है। तो वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम वो होता है जहां पे एयर मॉलिक्यूल्स नहीं है, डस्ट पार्टिकल्स नहीं है, वहां पे ऑक्सीजन नहीं है, कोई गैस नहीं है, तो आप ऐसी चीज को क्या बोलते हो, वैक्यूम। जब रे ऑफ लाइट वैक्यूम से ट्रेवल करती है तो बिल्कुल भी बेंड नहीं होती है, क्योंकि मीडियम चेंज नहीं हुआ। पर अब वैक्यूम से जब एयर में गई तो एयर के अंदर क्या आ गया, थोड़े गैस मॉलिक्यूल्स आ गए, ठीक है, कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स आ गए, फिर उसके बाद में कुछ डस्ट पार्टिकल्स आ गए। ये आने के बाद एयर, थोड़ी सी एयर वैक्यूम से हैवी है, तो वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा आ गया, तो रे ऑफ लाइट थोड़ी सी यहां पर बेंड होगी। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.0003, और ये कितना है, 1.000। कट करो।
ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट केस क्या आता है, नेक्स्ट केस में कट कर लो। तो अभी नेक्स्ट केस में क्या आता है, आइस। ठीक है, आइस आया तो आइस पानी के जैसा है पर, अच्छा पहले वाटर है, तो पहले वाटर देखो, वाटर का कितना है 1.33। ठीक है, तो लाइट पानी में जाने में बेंड होती है तो हमने समझ लिया। आइस में भी जाने के बाद क्या होती है, बेंड होती है। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा वाटर से क्या रहेगा, कम रहेगा। फिर हम देखते हैं अलग अलग तरह के ग्लास होते हैं। अभी आपके लिए एक ही ग्लास है, क्राउन ग्लास। ठीक है, तो क्राउन ग्लास, फ्लिंट ग्लास, ऐसे जैसे आप आगे पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा अलग अलग तरह के ग्लासेस होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर वो एक ग्लास आपके रखा है, वहां पे रे ऑफ लाइट कितने से बेंड होती है 1.52। ठीक है, तो 1.52 से आपका बेंड होगा, मतलब लाइट कुछ एंगल से आपकी क्या होगी, यहाँ पे बेंड होगी और पहले से ज्यादा बेंड होगी इन कंपैरिजन टू आइस एंड वाटर। अगर आप डायमंड में जाओ तो डायमंड में क्या होता है कि लाइट बार बार उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 2.5 है, तो लाइट उसके अंदर जाने के बाद फंस जाती है और उसी के अंदर घूमती रहती है। अब इस पर डिटेल आगे अगर आपको है तो मैं आपको बताऊंगा कि लाइट डायमंड के अंदर जाकर क्यों फंस जाती है और क्यों उसी के अंदर गोल गोल घूमती रहती है। और गोल गोल अगर उसके अंदर घूमती रहेगी तो आपको वो हीरा चमकते हुए दिखेगा। अगर कहीं लाइट गई और उसमें से बाहर निकल गई तो उसके अंदर खाली रोशनी होगी, है ना, लेकिन वो चमक रहा है। लाइट में भी अगर आसपास आप जाओगे दुकान पे ज्वेलरी वाले के, उधर हीरा रखा है, तो आप क्या देखते हो कि ज्वेलरी की दुकान में पहले बहुत लाइट होती है और उसके अंदर भी वो हीरा चमकता है। ठीक है, क्यों, उसके अंदर लाइट जाती है और उसके अंदर लाइट उसका एंगल ऐसा बनाते हैं कि लाइट उसके अंदर जाके घूमती रहती है। उसी को बोलते हैं हीरे को तराशना, बोलते हैं ना, हीरे का क्या किया उसको, ठीक है, तो उसको ऐसा शेप्स देते हैं, ऐसे एंगल देते हैं कि लाइट उसके अंदर ही घूमती रहती है। दैट वी विल लर्न आफ्टरवर्ड्स, अगर आपके सिलेबस में है तो। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, लाइट उसके अंदर फंस जाती है। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव और ज्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ज्यादा है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट डज इट मीन्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कांस्टेंट होता है, ये हमको मालूम है, लेकिन कांस्टेंट कब तक है, जब तक आप मीडियम चेंज नहीं करो। मीडियम चेंज नहीं करना है, मीडियम आपको क्या रखना है, फिक्स रखना है। अगर आप मीडियम फिक्स रखोगे तो क्या होगा, रे ऑफ लाइट आएगी, अंदर घुसेगी, जाके बेंड होगी, और वो ऐसा बेंड होगी हर बार ऐसा बेंड होगी कि आपका यहां पे क्या होगा, आपको हर बार कांस्टेंट मिलेगा, और वो कांस्टेंट क्या रहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द पेयर ऑफ द मीडियम। तो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे व्हाइल एंटरिंग डिफरेंट मीडिया इज डिफरेंट। अगर मीडियम आपने चेंज किया तो ये क्या है, डिफरेंट है, और अगर आपने चेंज नहीं किया तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आपको इधर क्या मिलता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज, अच्छा, जब भी आप वैक्यूम से किसी दूसरे मीडियम में रे ऑफ लाइट को भेजो, कहां से भेजो, कभी ये एयर के लिए भी चलता है क्योंकि दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपकी एयर से आ रही है, सॉरी, रे ऑफ लाइट आपकी एयर से आ रही है या वैक्यूम से आ रही है, अब किसी भी मीडियम में जा रही है, क्या हो रही है, किसी भी मीडियम में जा रही है, तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट मतलब फाइनल, क्यों, क्योंकि अब एयर से ज्यादा, वैक्यूम से ज्यादा रेयर क्या है, कुछ नहीं। एयर या आपका वैक्यूम से ज्यादा कोई दूसरा मीडियम हल्का नहीं होता, तो क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक बार रे ऑफ लाइट उसके अंदर एंटर की तो एंटर करने के बाद वो जो बेंड होगी वो सबसे ज्यादा उधर ही बेंड होगी। ठीक है, क्योंकि कहां से आ रही है, एयर से या फिर वैक्यूम से। तो एयर से या वैक्यूम से आने के बाद जिसमें भी जाएगी तो हम क्या बोलेंगे, अगर वाटर में गई तो बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अब वो आपको बोलेगा नहीं कि वो एयर से आ रही है या वैक्यूम से आ रही है, आपको समझ जाना है। एब्सोल्यूट बोला ना तो समझ जाओ कहां से आ रही है, कहां से आ रही है, वैक्यूम से आ रही है। और अगर ऐसे बोला एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास तो कहां से आ रही है, वैक्यूम से, एयर से आ रही है, क्राउन ग्लास में जा रही है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है रे ऑफ लाइट कहां से आनी चाहिए, वैक्यूम से या एयर से। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको एक तो क्या बताता है, चेंज इन एंगल,
अब ये चैप्टर के स्टार्ट में मैंने बताया था आपको, क्या बताता है, चेंज इन एंगल, और दूसरा क्या बताता है, स्पीड ऑफ लाइट के क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, चेंज होती है ना। रेयर से डेंस में जाएगी तो क्या होगी, चेंज में क्या होगी, बढ़ेगी या कम होगी, रेयर से डेंस में आ रही है, रेयर से डेंस में कम होगी, रेयर से डेंस में क्या होगी, डेंस मतलब मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है ना, तो मॉलिक्यूल्स उसकी स्पीड को क्या करेंगे, कम कर देंगे, उसकी एनर्जी खा जाएंगे, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम होगी। अब जब डेंस से रेयर में आई तो स्पीड क्या होगी, क्योंकि वहां पे मॉलिक्यूल्स का ट्रैफिक क्या है, कम है, ट्रैफिक में तुम्हारी स्पीड बढ़ जाती है कि नहीं, ज्यादा ट्रैफिक रहेगी तो स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है कि नहीं, और ट्रैफिक कम रहेगी तो बढ़ जाती है कि नहीं। तो वैसे ही जब एयर में रहेगी तो स्पीड क्या है, ज्यादा, डेंस मीडियम में आई तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो हमको इधर क्या मिलेगा, हम दूसरी बात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमको क्या मिलेगी, एक तो एंगल का चेंज और दूसरा स्पीड का चेंज। ठीक है, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और रेशो है, एक तो है साइन आई बाय साइन आर, और दूसरा रेशो है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। तो कहां से आई, एयर से आई, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सी। सी क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट का सिंबल है, किसमें, एयर में, तो क्या आया सी, और किसमें गई, दूसरे मीडियम में, तो दूसरे मीडियम को हम बोल सकते हैं वीएम बोल सकते हैं, या यहां पे लिया है V2। ठीक है, क्या बोलेंगे, V2। तो रे ऑफ लाइट कहां से आई, एयर से, किसमें गई, दूसरे इसमें से किसी भी मीडियम में गई, तो हम क्या बोलेंगे, स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, और इन सब मीडियम में से एयर में गई तो, अरे ये डेंस मीडियम से एयर में गई तो क्या होगा, क्या होगा लाइट के साथ, क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो फिर बोलो पठन क्या सोच रही है, तो क्या हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी। तो रेयर से डेंस में आने में स्पीड क्या होती है, और डेंस से रेयर में जाएगी तो, समझ में आई बात। तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से दो बात मिलती है, एक एंगल चेंज होना और दूसरा स्पीड चेंज होना। ठीक है, अगर डेंस से रेयर में आया तो स्पीड क्या हो जाएगी, डेंस से रेयर में आएगा तो, ठीक है, तो डेंस से रेयर आने में ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको इसका रेशो देता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका रेशो देता है स्पीड ऑफ लाइट इन, जहां से आई फर्स्ट मीडियम, टू स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम जिसमें गई। ठीक है, उसके हिसाब से आपको यहां पे क्या मिलेगा, उसका रेशो मिलेगा। अब इसको आप पढ़ते कैसे हो, इसको पढ़ते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, गई किसमें, सेकेंड मीडियम में ना, तो सेकेंड मीडियम में जाने के बाद आपको क्या मिलेगा, सेकेंड मीडियम में जाने के बाद आपको क्या मिलेगा, क्या लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया। अगर एक ही पहले मीडियम में लाइट चल रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ आएगा क्या, मीडियम चेंज होने पे आता है ना, तो हम क्या बोलेंगे, सेकेंड मीडियम में गई तो लाइट का हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू 1, मीडियम सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, समझ में आई बात, जिसमें जाती है वो हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है, जिसमें से आएगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर यहाँ पे एयर है तो क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है इतना।